नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th नागरिक शास्त्र, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो आज जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए अपना देर के वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर है कि सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। यानी कि जो सोवियत संघ था, जो 15 गणराज्य थे, गणराज्यों से मिलाकर बनाया गया था, उसी को जो है सोवियत संघ कहा जाता था। और इनमें 3 बड़े देश हुआ करते थे, जिनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 जो है सबसे बड़े देश थे। और इसे जो है 15 देशों के साथ मिलाकर बनाया गया था, और इसको जो है सोवियत संघ कहा गया था। और 1917 में ये जो है बोल्शेविक क्रांति के बाद बना था। आगे आता है, सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश था लिथुआनिया। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो हमने जो है इस चैप्टर को आपको पहले अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखनी है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखें। उसमें जो है हमने आपका थ्योरी एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करा दिए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था? यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, यानी 15 अलग अलग गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। तो यूएसएसआर को हम जो इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत संघ। और इसको जो है 15 गणराज्यों से मिलाकर बनाया गया, और इसका निर्माण जो है 1917 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। हमने आपको बताया था कि 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। वो भी हम जो है आज के आज सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। तो जो वहां पर बर्लिन की दीवार थी, जो 1961 में बनाई गई थी, और 28 वर्षों के बाद जो है इसको 1989 में तोड़ दिया गया था। तो उसी दीवार के बारे में पूछा है, क्योंकि इसी को जो है शीत युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसमें हमारा आंसर है कि 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दीवार जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत की थी। यानी कि जो बर्लिन की दीवार थी, इसको जो है 1961 में बनाकर तैयार किया गया। और ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती थी। और इसको जो है ये भी कहा जा सकता है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच ये जो है विभाजन का प्रतीक थी। और फिर जनता ने जो है इसको 28 वर्षों के बाद 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया, और यही दीवार जो है जर्मनी के एकीकरण का और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत भी बनी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि समाजवाद। तो सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाते थे। यानी कि जो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, वो जो है समाजवादी थी, आप भी जानते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कि संपूर्ण समाज का ध्यान रखते हुए उसके फैसले सिर्फ और सिर्फ सरकार लेती है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है निजी संपत्ति होती है। और उसमें जो है लोक कल्याण को ना देखकर उसमें जो है लाभ कमाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो जो है लोगों को ध्यान में रखकर, संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर उसके निर्णय सिर्फ और सिर्फ सरकार लेती है। आगे आता है बेरोजगारी ना के बराबर। यानी कि सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि वहां के लोग ज्यादातर कुशल, शिक्षित और समृद्ध थे। यानी कि 1917 के बाद, 1924 के बाद, जब 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, तो वहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा शिक्षित हुए, कुशल हुए, समृद्ध हुए। और वहाँ पर जो है बेरोजगारी भी खत्म हुई, क्योंकि वहाँ पर के लोग जो थे, यानी कि वहाँ की जो सरकार जो थी, वो जो है एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी क्यारे तक सारी की चीजों का निर्माण करती थी। और इसीलिए वहाँ पर जो है बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि
वहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कुशल, शिक्षित और समृद्ध थे और इसीलिए जो है वहाँ पर कम बेरोज़गारी थी। अगला पॉइंट आता है कि राज्य का नियंत्रण। तो सरकार ने सभी बड़े उद्योगों को अपने हित में लिया हुआ था और भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदा के ऊपर राज्य का नियंत्रण किया। यानी कि जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने जो है जो बड़े उद्योग हुआ करते थे, भूमि तथा अन्य जो उत्पादक संपदाएं हुआ करती थी, उन पर भी जो है उन्होंने सरकार का नियंत्रण कर लिया था। आगे आता है उत्पादन उद्योगों में उन्नति। यानी कि सोवियत प्रणाली में एक छोटी सी पिन से लेकर कार जैसी बड़ी सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था व निर्माण होता था। इसीलिए वहाँ पर जो है बेरोजगारी भी नहीं थी। तो उसमें वहाँ पर जो है उत्पादन उद्योगों में भी जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई, क्योंकि वहाँ पर जो है सभी ने ब कुछ चीज़ें बनाई, जैसे कि कोई पिन बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, तो उन्होंने जो है पिन से लेकर बड़ी कारों तक का भी निर्माण किया था। अब अगला पॉइंट आता है ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार। यानी कि सोवियत संघ के पास सभी प्रमुख ऊर्जा संसाधन जैसे कि खनिज तेल, लोहा इस्पात आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यानी कि सोवियत संघ में जो कच्चा तेल होता है, जैसे हम खनिज तेल कहते हैं या लोह इस्पात कहते हैं, कोयला जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसीलिए जो है वहां पर इनमें भी कोई कमी नहीं थी। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है सोवियत प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था। तो सोवियत प्रणाली में केवल एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसी अन्य पार्टी या राजनीतिक पार्टी को बनने की छूट नहीं थी। पूंजीवादी निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध करती थी। यानी कि वहां पर जो सोवियत संघ की प्रणाली में जो है राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि वहां पर जो है केवल एक ही पार्टी चला करती थी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, और उसी का जो है उसमें शासन हुआ था होता था। और किसी अन्य पार्टी को बनने का अधिकार नहीं था। यानी कि कोई लोग जो थे उसमें जो है कोई अन्य पार्टी नहीं बना सकते थे, उन्हें बनाने की कोई भी छूट नहीं थी। और वो जो है पूंजीवादी और निजी स्वामित्व का तथा मुक्त व्यापार का भी विरोध करते थे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में भी पूछा जाता है, या कभी कभी जो है आपसे 8 नंबर में भी पूछा जाता है, या आपसे 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है होना है। तो इसमें से जो है आपसे ज़्यादा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन यानी कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। यानी कि सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेताओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसका यह नेता गलत उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और यह बाजार को खोलना भी नहीं चाहते थे, एवं नागरिक इन नेताओं से नाराज हो रहे थे। यानी कि जो सोवियत संघ था, उसके विघटन के कारणों में एक प्रमुख कारण था कि एक ही दलीय व्यवस्था का अत्याचार। यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो जो है 70 सालों से वही पार्टी उस पर शासन करती आ रही थी, जिसके नेताओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिनका ये नेता जो थे वो गलत फायदा उठा रहे थे। और ये जो है भ्रष्टाचार इसके कारण जो है बढ़ता ही जा रहा था, और ये जो है मुक्त व्यापार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था को भी खोलना नहीं चाहते थे। इस कारण जो है वहाँ के नागरिकों में जो है नाराजगी आई थी। अगला पॉइंट आता है नागरिकों का संतुष्ट होना। यानी कि ये जो है इसमें संतुष्ट नहीं बल्कि आपको करना है असंतुष्ट होना। यानी कि जो वहाँ के नागरिक थे वो जो है असंतुष्ट हुए। तो सोवियत संघ में नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार नेताओं को मिले हुए थे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। यानी कि वह सोवियत संघ में जो है उसके विघटन का एक कारण यह भी बना कि वहाँ के जो नागरिक थे वो जो असंतुष्ट थे, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको कुछ भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया था, और वहाँ के जो नेता थे उनको जो है विशेष अधिकार दिया गया था, और ये नागरिक जो है उनकी कुछ भी आलोचना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो है मीडिया पर जो है सेंसरशिप लगा दी थी, जिसके कारण जो है नागरिक जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और उनमें जो है असंतुष्ट वो जो है हो गए, और उन्होंने जो है क्रांति करना शुरू किया। तो अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नीतियां तो लागू कर दी गई, परंतु उनकी
सुधार की गति बहुत धीमी थी, इसलिए वहाँ के नागरिक जो थे वो जो है गुस्सा हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को खत्म करना चाहा, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि इससे उनके सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाते। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में 2 नीतियाँ चलाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो इन नीतियों की जो गति थी, यानी कि जो सुधार करने की गति थी, वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी, जिसके कारण जो है वहाँ के जो नागरिक थे वो जो है गुस्सा हो गए, और मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो जो है एक दलीय व्यवस्था को भी खत्म करना चाहते थे। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पर सिर्फ अकेली पार्टी थी, तो वो चाहते थे कि और भी पार्टी बने, ताकि यहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित हो। लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे या जो अधिकारी थे, उनको जो है मिखाइल गोर्बाचेव का ये जो सुधार था वो जो पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने विरोध किया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके जो है विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाते, और इसमें जो है जनता का शासन ज़्यादा हो जाता। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। तो सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, वह उनका ज़्यादातर प्रयोग हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था गतिरोध अर्थात अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। यानी कि तो सोवियत संघ में जो है अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन हुआ, जैसे कि सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे चाहे वो कोयला हो, खनिज तेल हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, तो वो जो है उनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादातर वो जो हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण जो है वहाँ पर औद्योगिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक गति जो थी उनकी पिछड़ गई। और ये भी जो है वहाँ के सोवियत संघ के विघटन का एक कारण है। तो अगला पॉइंट आता है कि सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह। यानी कि सोवियत संघ ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियारों को बनाने में एवं उनके संचय में किया, जिस कारण सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो यानी कि जो सोवियत संघ के जो उनका हथियारों के प्रति मोह था, तो उनके कारण जो है उन्होंने अपने सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको जो है खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो हथियार ज़्यादा बना रहे थे, उनका संचय कर रहे थे, उन्हें एकत्रित कर रहे थे, जिसके कारण जो है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ गई और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? इससे पहले हमने पढ़े थे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में मात्र एक ही महाशक्ति अमेरिका बची थी। अमेरिकी वर्चस्व को कोई भी देश टक्कर देने वाला नहीं रहा था। पूरे विश्व में मात्र अमेरिका एक महाशक्ति बन गया और इसे ही एकल वर्चस्व कहा गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में एक सबसे बड़ा जो परिणाम हुआ वो हुआ था एक ध्रुवीय विश्व का बनना, यानी कि एकल वर्चस्व की शुरुआत। यानी कि एक सोवियत संघ ही ऐसा देश था पूरी दुनिया में जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो फिर वो भी खत्म हो गया और पूरी दुनिया में जो है अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, और यही जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। अगला पॉइंट आता है नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय। यानी कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, लेकिन जैसे इसका पतन हुआ तो 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिससे पूंजीवादी को बढ़ावा मिला। नए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपना आर्थिक विकास कैसे करें। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उनमें एक परिणाम ये भी हुआ कि उसके में जो है जो 15 गणराज्य मिलाकर उसको बनाया गया था, वो 15 गणराज्य से शामिल यानी कि अलग हो गए, और ये जो है इन नए 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय भी हुआ, और इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो है अपना आर्थिक सामाजिक विकास कैसे करें। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है आतंकवाद का उदय। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति बची थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई देशों में हमले किए, जैसे ईरान, अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अपने जो सैन्य अभियान चलाया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका एक परिणाम ये भी हुआ कि अमेरिका ने जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और
यही जो एक महाशक्ति था, जिसने ईरान, अफ़गानिस्तान ने पर भी जो है इसने अपने सैन्य अभियान चलाए और आतंकवाद को इसने जो है बढ़ावा दिया था। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। यानी कि कुछ विद्वानों को कहना था कि शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सामने आया। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या आवश्यकता रह गई थी। यानी कि इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि सोवियत संघ, जो आप जानते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो जो है उसी टाइम पर बना था 1961 में। क्योंकि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये था कि ना तो वो देश जो है अमेरिका की तरफ जाएंगे और ना ही वो जो है सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, बल्कि वो जो है एक अलग से अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल रहेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? वह किस प्रकार के सुधार सोवियत संघ में करना चाहते थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो 1985 से लेकर 1990 तक, यानी कि ये जो है उसके राष्ट्रपति रहे। फिर 25 दिसंबर 1991 में जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्यागपत्र दे दिया था राष्ट्रपति पद से। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में दो तरह के सुधार करना चाहते थे, जिनमें पहला है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा है ग्लासनोस्ट। यानी कि ये जो दो सुधार वो जो सोवियत संघ में करना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव के जो पहले सबसे पहला जो सुधार था वो था पेरेस्ट्रोइका, जिसे कहते हैं पुनर्रचना। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में उपस्थित एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि एक दलीय यानी कि एक दल व्यवस्था होने की वजह से नेता अपना विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे, जिससे वे खुलकर सरकार का विरोध कर सकें। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो जो है नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहते थे, क्योंकि उसमें वो जो है एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे कुछ, तो वो जो है लोगों पर अत्याचार करते थे, अपने विशेष अधिकारों का फायदा उठाते थे। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो जो है इस सबको समाप्त करके लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे, उन्हें बोलने का अधिकार देना चाहते थे, ताकि लोग जो है अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसका जो है खुलकर विरोध कर सकें। तो ये सारे के सारे सुधार जो है मिखाइल गोर्बाचेव उसमें करना चाहते थे, और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकें या सरकार से मनवा सकें। सोवियत संघ में मीडिया पर सेंसरशिप लगी हुई थी। गोर्बाचेव इस सेंसर से को भी यानी कि सेंसरशिप को भी समाप्त करना चाहते थे, जिससे जनता को सच्चाई को से अवगत कराया जा सके। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है उसमें एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करके जो है लोगों को अधिकार देना चाहते थे, ताकि वो जो अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकें, उन्हें मनवा भी सकें। और वो जो है इस मीडिया पर से सेंसरशिप जो लगी हुई थी उसको भी हटवाना चाहते थे, जिससे जनता को सच्चाई से अवगत कराया जा सके या उसको जो है सच्चाई का पता लग सके। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ग्लासनोस्ट, यानी कि खुलापन। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में ढीलापन था। मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि विदेशी कंपनियों से व्यापार करें और विदेशी मुद्रा आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलना चाहा, लेकिन वहां के नेता ऐसा करने नहीं देते थे। यानी कि उन्होंने जो है अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि अपने यहाँ पर जो है व्यापार केंद्र को भी यानी उन्होंने जो है खोलना चाहा। तो लेकिन जो वहाँ के कुछ नेता थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया, और वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, ताकि यहाँ पर जो है विदेशी मुद्रा आए, जिससे जो है उनका जो है और अच्छे से अर्थव्यवस्था चल सके। लेकिन वहाँ के जो नेता जो थे वो जो है ऐसा करने नहीं दे रहे थे। आगे आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव अमेरिका के संबंधों को सुधारना चाहते थे, जिससे शीत युद्ध की पकड़ को ढीला किया जा सके। मिखाइल गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जो है अमेरिका के साथ अपने संबंध संबंध भी सुधारना चाहते थे, ताकि शीत युद्ध की पकड़ को ढीला किया जा सके। और मिखाइल गोर्बाचेव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो कुछ नेता थे वो ऐसा करने नहीं दे रहे थे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में बताइए। तो ये आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध
और भारत और रूस के संबंध। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो अलग अलग हैं, तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, दोनों के मधुर संबंध थे। सोवियत संघ ने भारत की हमेशा मदद की है, यानी कि जो भारत और सोवियत संघ है, इन दोनों के संबंध जो है हमेशा से मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। और सोवियत संघ ने जो है भारत की हमेशा मदद की है। आप जानते हैं कि 1971 के भारत पाक युद्ध भी भी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। और जो पाकिस्तान था उसका साथ जो है अमेरिका भी दे रहा था, चीन भी दे रहा था, बहुत सारे देश जो है पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। लेकिन जब एकमात्र ऐसा देश सोवियत संघ ही था जिसने भारत का साथ दिया था, और तब जाकर जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब इनमें सबसे पहला जो संबंध आता है वो आता है आर्थिक संबंध, यानी कि भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंध कैसे थे। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद की। सोवियत संघ ने भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों से को तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपए को माध्यम बनाकर व्यापार भी किया है। तो यानी कि जो भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंध है उनमें जो है सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की है। जैसे कि आप जानते हैं भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के जो इस्पात कारखाने हैं उनको भी जो है उन्होंने तकनीकी सहायता प्रदान की। विदेशी मुद्रा की जब जब भारत पर कमी हुई तो उन्होंने जो है भारत के मुद्रा यानी कि रुपये को जो है आधार बनाकर उन्होंने जो है व्यापार को चलाया। अब जो अगला कुछ आगे आगे आता है कि राजनीतिक संबंध, यानी कि भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध कैसे थे। तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के बुरे दिनों में हमेशा भारत की मदद की। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। तो ये थे इनके राजनीतिक संबंध। आप जानते हैं कि सोवियत संघ ने जो है हमेशा भारत की मदद की है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मुद्दे पर हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, तो हमेशा जो है सोवियत संघ ने भारत की मदद की है। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सैन्य संबंध। तो भारत और सोवियत संघ के सैन्य संबंध कैसे थे। तो भारत की सेना के लिए सोवियत संघ ने मुश्किल समय में हथियार दिए। उस समय भारत को सैन्य सहायता दी जब कोई भी देश भारत को सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं था। इसका एक जाना माना उदाहरण है भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की मदद करने वाला कोई भी देश नहीं था। अमेरिका भी भारत के खिलाफ था, तभी भी सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की थी। यानी कि सैन्य संबंध में भी जो है सोवियत संघ भारत का हमेशा साथ देता आया। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने जो है रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखे थे। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक संबंध। तो सोवियत संघ और भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत थे। सोवियत संघ में भारत की हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय थीं। भारतीय लेखकों कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। तो यानी कि इसीलिए जो है इनके सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत थे। तो अब आता है हमारा भारत और रूस के संबंधों का वर्णन कीजिए, यानी कि 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत और सोवियत संघ या सॉरी रूस के जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो भारत और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। रूस भारत का हमेशा से सच्चा मित्र रहा है। रूस ने हमेशा भारत की मदद की है, कभी हथियार देकर तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा है। दोनों के बीच हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं। तो यानी कि जो हमने पहले आपको जो क्वेश्चन कराया वो था भारत और सोवियत संघ के संबंध, और अब ये क्वेश्चन जो है वो है भारत और रूस के जो संबंध थे वो कैसे थे। तो भारत ने जो है हमेशा यानी कि रूस से मदद ली है, चाहे वो जो है क्रायोजेनिक रॉकेट से या फिर सैन्य शक्ति में, सभी प्रकार से जो है रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। आगे आता है कि दोनों देशों का एक ही सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व का होना। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा करें। तो आप जानते हैं कि भारत और यानी कि जो रूस है इन दोनों का सपना हमेशा से एक ही रहा है कि पूरे विश्व में जो कई सारी शक्तियां हो और सबकी जो है अलग अलग शक्तियां हो, ताकि अगर कोई भी युद्ध हो तो उस युद्ध को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन झगड़ों को जो है बातचीत से निपटाया जा सके। तो अब अगला पॉइंट आता है कि भारत और रूस के बीच समझौते।
तो भारत और रूस में 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते भी किए थे। तो यानी कि भारत और सोवियत यानी कि रूस के साथ जो है कई सारे समझौते हुए इन दोनों के बीच में। 2001 में जो है सामरिक समझौता हुआ जिसमें 80 समझौतों पर इनके सिग्नेचर हुए। अब जो अगला आता है वो आता है भारत और रूस के व्यापार में बढ़ोतरी। तो भारत और रूस दोनों के बीच में व्यापार पुराने समय से ही चलता आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के तेल के संकट के दिनों में रूस ने भारत को तेल आयात किया है। यानी कि भारत और रूस के जो व्यापार के संबंध है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और भारत जो है रूस के हथियारों का सब दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। और भारत को जब-जब तेल की यानी कि खनिज तेल की जब-जब कमी हुई है, तब-तब जो है रूस ने भारत को तेल दिया है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी का क्या अभिप्राय है? तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर या 8 नंबर में या पूछा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो है आपको ये अच्छे से समझना है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? तो शॉक थेरेपी का तात्पर्य है आघात या चोट को चोट पहुँचाकर उपचार करना। यानी कि जब किसी को चोट पहुँचाकर उसका इलाज किया जाए तो उसी को जो है शॉक थेरेपी कहा जाता है। जैसे कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवाद देशों की ओर के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि ये शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसके बाद जो है रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के जो देश थे उनको जो है साम्यवाद को छोड़कर जो है पूंजीवादी मॉडल अपनाना था। और ये जो है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया एक मॉडल था। आगे आता है कि जिसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया। पंजीकरण पद्धति से कृषि और मुक्त व्यापार को पूरी तरह से अपनाया गया था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था पर धीरे धीरे किया जाना चाहिए था। एकदम से ही सभी प्रकार के बदलावों को लोगों पर लादकर उन्हें आघात देना ही उचित नहीं था। यानी कि जब उन्हें साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ जाना था तो ये जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी के सभी जो साम्यवादी देश थे उन पर जो है एक साथ ये सारी की चीजें लाद कर तो उन पर जो है एक आघात दे दिया गया और बाद में उनका उपचार भी किया गया। और इसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया था। तो अब आगे आता है कि शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए। तो अब सभी देशों को पूंजीवाद को अपनाना था। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था। राज्यों की संपदा का निजीकरण होने लगा था। खेती का तरीका बदल रहा था। व्यापार से ही विकास हो रहा था ऐसा माना जा रहा था। मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो यानी कि जो शॉक थेरेपी थी उसमें कुछ बदलाव किए गए। इनमें बदलाव किए गए कि जो साम्यवादी देश थे उन्होंने जो है साम्यवाद को छोड़कर जो है पूंजीवादी को अपनाना था। और निजी स्वामित्व का उनमें जो है महत्व बढ़ने लगा था। जबकि पहले जो है उस पर राज्य का यानी कि सरकार का अ, हस्तांतरण होता था। यानी कि सरकार का उस पर जो है हक होता था। और जो राज्यों की जो संपदा थी उस सभी का जो है निजीकरण होने लगा था। और उसमें जो है खेती का तरीका भी बदलने लगा था। विकास भी हो रहा था। और मुक्त व्यापार को अपनाया गया था और पश्चिमी देशों से व्यापार को भी बढ़ाया गया था। जैसे कि अमेरिका रहा तो ये जो है पश्चिमी देश माने जाते हैं। और इस प्रकार जो उनकी अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी साम्यवादी देशों की। आगे आता है कि रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगी। 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया। औने पौने दाम मतलब सस्ते दामों में बेच दिया गया। रूस की मुद्रा में गिरावट आई। महंगाई बढ़ गई। लोगों की जमा पूंजी जाती रही। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। यानी कि तो ये सब ऐसा करने से जो है रूस का ढांचा चरमरा गया। यानी कि उसकी जो जो ढांचा बना हुआ था अच्छा, वो जो एकदम बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। और उसके जो 90% जो उद्योग थे उनको जो है सस्ते दामों में निजी हाथों में बेचना पड़ गया। जो रूस की मुद्रा थी रूबल उसमें भी गिरावट आ गई और उस पर जो है विदेशी कर्जा चढ़ने लगा। और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई। और जमा जो उन्होंने अपनी पूंजी की थी उसका भी जो है वो भी जाती रही। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल कमजोर हो गई और उस पर जो है विदेशी कर्जा चढ़ गया था। तो अब आते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए थे।
तो वर्गीय या आर्थिक भिन्नता, तो सोवियत संघ में अमीरी और गरीबी की उपस्थिति आ गई। लोगों को अपने उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। तो ये जो है शॉक थेरेपी के परिणाम हुए कि वहाँ पर जो है अमीर और गरीबी आ गई। अमीरी और गरीबी और जो है तो वहाँ पर जो है लोगों को अपने उद्योगों को जो है सस्ते दामों में बेचना पड़ गया। आगे आता है सामाजिक सुरक्षा का विखंडन, यानी कि जब सोवियत संघ को जो है शॉक थेरेपी का सामना करना पड़ा, तो वहाँ पर जो है सामाजिक सुरक्षा का विखंडन हुआ। यानी कि राज्य संपदा के निजीकरण पश्चात महंगाई का बढ़ना और गरीबों की दयनीय दशा हो गई और लोग बुरी तरह से तबाह हो गए थे। तो ये जो है सभी के सभी शॉक थेरेपी के परिणाम हुए। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक संकट। तो सोवियत संघ का राज्य निजीकरण औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों में अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरर सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि सोवियत संघ में जो है आर्थिक संकट काफ़ी बुरी तरीके से आया, क्योंकि राज्य का जो नियंत्रण औद्योगिक ढांचा था वो भी जो है कमज़ोर पड़ गया, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और जो उसके 90% जो उद्योग हुआ करते थे, वो जो है निजी हाथों में देने पड़े, कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे आज भी इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो है, अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मुद्रास्फीति। तो रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। यानी कि जो उसमें जो है सोवियत संघ में जो है मुद्रास्फीति आई और इसके कारण जो उसकी मुद्रा जो रूबल थी उसमें जो है भारी गिरावट आई, क्योंकि उस पर जो है विदेशी कर्जा चढ़ने लगा था और जब किसी देश पर विदेशी कर्जा चढ़ता है तो उसकी मुद्रा में गिरावट आती है। आगे आता है संघर्ष और तनाव। तो सोवियत संघ के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, यानी कि ये जो है दागिस्तान नहीं तजाकिस्तान है, में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चल गए और कजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बँट गया था। तो जब उसमें ये शॉक थेरेपी आई तो उसमें जो है वहाँ पर जो संघर्ष भी हुए, तनाव भी बढ़ा। तो वहाँ पर जो कुछ 2 गणराज्य थे जैसे कि चेचन्या और तजाकिस्तान, तो इनमें जो है हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए और जो कजाकिस्तान था उसमें वो जो है 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और जो चेकोस्लोवाकिया था वो जो है शांतिपूर्वक 2 भागों में बँट गया था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की? तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े देश रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिली। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की? तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की जो विघटन की घोषणा थी वो जो है सोवियत संघ के 3 बड़े देश थे जिनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस थे। तो इन्होंने जो है 25 दिसंबर 1991 को इसके विघटन की घोषणा कर दी और जो नए स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो उत्तराधिकारी जो बना था वो जो है रूस बना था, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा देश था और सबसे शक्तिशाली भी था और सुरक्षा परिषद में इसको जो है स्थायी सदस्यता भी मिली, यानी कि इसको जो है वीटो पावर भी दी गई थी। आगे आता है कि सोवियत संघ की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ में उन्नत संचार प्रणाली थी। सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ में उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे। सोवियत संघ में आवागमन की अच्छी सुविधा थी और सोवियत संघ में राज्य का स्वामित्व था। यानी कि ये जो है सोवियत संघ की विशेषता थी कि जो है ये जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी अमेरिका के बाद। और सोवियत संघ में जो है उन्नत संचार प्रणाली थी और इसमें जो है विशाल ऊर्जा संसाधन थे, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे और आवागमन की इसमें अच्छी सुविधाएँ थी और इसमें जो है निजी स्वामित्व नहीं था बल्कि इसमें जो है सरकार का स्वामित्व था। तो ये जो है इसकी विशेषताएँ थी। तो अब ये चैप्टर जो है आपका ये समाप्त होता है। इससे पहले आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और अब जो है आपके सारे के सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं और इससे बाद जो है आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।